इस समय हूँ मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। बहुत संयोग की बात है कि ये अयोध्या एक ऐसी नगरी है कि यहाँ पर जितने लोग हैं हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, किराया भाड़ा नहीं खर्च करना पड़ता है। यहाँ पर लोग मिल ही जाते हैं, जिसको मिलना होता साल में एक बार दर्शन करने ज़रूर आते हैं। बीच में जब टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू चल रहा था तो उस समय हमारे उसमें लिख के कमेंट बॉक्स में लोग दे रहे थे कि सर फिजिकल इंस्ट्रक्टर का भी एक आप इंटरव्यू ले लीजिए, शारीरिक शिक्षक का। लेकिन हमारे साथ ऐसा वो था, ड्रॉबैक था कि जिस समय बात करता कुछ लोग बोल नहीं पा रहे थे। एक सौरभ पांडे जी हमारे मित्र हैं, अभी आपका चयन हुआ है। कौन बैच था सर? तनेंद्र पांडे 2021। तनेंद्र पांडे जी हैं इनका, सौरभ पांडे भी इनको कहते हैं, दो नाम है इनका। 2021 में इनका चयन हुआ है टीजीटी में। आपने जो है 111 क्वेश्चन सही किया था उस समय, और इनसे मैं बात करना चाह रहा था लेकिन संयोग से हो नहीं पा रहा था। आज जो दर्शन करने आए हैं, आप फिजिकल इंस्ट्रक्टर हैं, वर्तमान में एक इंटर कॉलेज में कार्यरत हैं। सबसे पहले अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। अयोध्या दर्पण के सभी दर्शकों को प्रणाम। मैं 2021 में फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज पारस नगर बेलहर संत कबीर नगर ज़िले में, जो कि मेरे ज़िले का समीपस्थ ज़िला है, उसी में कार्यरत हूँ। आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएं। सर 2003 में हाई स्कूल करने के बाद 2005 में इंटरमीडिएट, और इसी के साथ फिर हमने ग्रेजुएशन बीएससी एग्रीकल्चर 2009 में, फिर 2010 में बीपीएड करने के बाद, और हम चूँकि खेल से भी जुड़े रहे हैं, शुरू से ही खेल में रुचि रही है, तो मैं ताइक्वांडो का प्लेयर रहा हूं, और ताइक्वांडो से मैंने 12 स्टेट खेले हैं, 5 नेशनल खेला है। इसी के साथ साथ हमने ब्लैक बेल्ट का अपना जो कोर्स होता है उसको पूरा किया, और खेल में रुचि होने की वजह से फिर हम बीपीएड किए, और बीपीएड के बाद फिर हमारे पास एक मौका आया कि हम टीजीटी के लिए बैठें, और टीजीटी की परीक्षा में बैठे और सफलता भगवान की कृपा से मिली, और अभी मैं अपने समीपस्थ ज़िले में पोस्ट हूँ। ये कौन सा अटैम्प्ट था आपका टीजीटी के लिए? मेरा टीजीटी के लिए दूसरा अटैम्प्ट था। इसके पहले एक अटैम्प्ट हम दे चुके थे, और उसके तुरंत बाद का अटैम्प्ट हमने क्वालिफाई कर लिया। ये बताइए, कहीं कोचिंग आपने किया था? जी, कोचिंग तो कहीं नहीं किया, हमने सब सेल्फ स्टडी ही किया, और सेल्फ स्टडी की ही यह देन है कि अगर कोई भी विद्यार्थी लगातार टीजीटी परीक्षा के लिए लगा रहे और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई रोज करे रेगुलरिटी से, तो उसे सफल होने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं किसी कोचिंग की सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ स्टडी ही सफिशिएंट है इसके लिए। जी सर, यूपी टीजीटी के लिए जो आपका सिलेबस है उसमें जो कुछ सबके अलग अलग पार्ट हैं, उसमें उन पार्ट का थोड़ा विश्लेषण करें, किस किस पार्ट से प्रश्न आते हैं? प्रश्न तो सर सभी पार्ट से देखा गया है कि बराबर तौर पर आते हैं। जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं। लोगों का पहले होता था गेम से और एनाटॉमी फिजियोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न आते थे, लेकिन अब का जो पेपर था 2021 के लिए वो बड़ा बैलेंस पेपर था। उसमें मनोविज्ञान भी ठीक ठाक पूछा था, करंट के भी कुछ सवाल थे उसमें, और खेल से भी कुछ सवाल हुआ करते थे। एक तरीके से आप मानिए तो पूरा का पूरा जो पेपर था वो एक बैलेंस पेपर था। उसमें किसी एक पोर्शन को विशेष तौर पर फोकस करना ठीक नहीं है, क्योंकि पेपर ऐसा बनाया ही गया था, ऐसा उसका डिज़ाइन था कि आप सभी सेक्टर से, सभी पोर्शन से एक बराबर प्रश्न पाओगे। धन्यवाद। देखिए, बहुत ये संतुलित इसमें आप नहीं पाएंगे। इसका सिलेबस ही कुछ इस तरह का है फिजिकल एजुकेशन का, किसका कोई आप इसमें अनुशासन नहीं पाएंगे, किस साइड में चला जाएगा, किसके प्रश्न ज़्यादा आ जाए ना। इसका सिलेबस कोई सिस्टमिक है, लेकिन फिर भी सिस्टम बांधने के लिए क्या करना चाहिए? सिस्टम बांधने के लिए जैसे कुछ मेजर पोर्शंस जो हैं, उस मेजर पोर्शंस को परीक्षा के अनुरूप ओल्ड पेपर्स कम से कम देखकर, जो बैक पेपर्स हैं हुए अब तक, उसके हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, और एक रणनीति बनाकर तैयारी करनी चाहिए। हमें पढ़ना वही चाहिए जो हमारे कंटेंट से जुड़ा हुआ है। अक्सर किताबों में या अक्सर कोचिंग सेंटर्स का हमने कुछ वीडियोस देखा यूट्यूब पर, वो लोग बस पढ़ाने से मतलब रखते हैं, उस कंटेंट से मतलब नहीं रखते जो परीक्षा में पूछा जाना है, और विद्यार्थी भी उसी में उलझा रहता है, और जब एग्ज़ाम में बैठता है तो देखता है कि मैंने पढ़ा तो कुछ और, पेपर में पूछा कुछ और है, और इसी कन्फ्यूजन में फिर उसको दिक्कत होती है आगे। पांडे जी ने आपने केवीएस क्या नवोदय का भी दिया? जी हाँ, मैंने केवीएस का भी दिया है एग्ज़ाम। केवीएस का एग्ज़ाम भी मैंने दिया था, बस थोड़े से अंकों से रह गया था उसमें भी,
और फिर हमने KVS का परीक्षा देना छोड़ दिया और अपना एक छोटा सा कोचिंग चलाते थे। उसी के साथ साथ फिर हमने TGT की तैयारी करना शुरू किया और TGT में 2021 में सफलता मिला। नहीं, ये बताइए कि KVS और UP बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा है, उनके प्रश्नों में अंतर है, सिलेबस में अंतर है, यहाँ तक बच्चे भटकाव में रहते हैं, तैयारी सोचते हैं हाई क्लास करेंगे तो अपने आप हमारा ऑटोमेटिक UP TGT निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर क्या है उसको डिफाइन कर दीजिए। KVS और NVS का जो पेपर आता है वो थोड़ा सा मॉडर्न पेपर आता है और उसकी जो भाषा शैली है या जो उसके प्रश्न हैं वो मोस्टली रिपीट नहीं करते। और जो आपका UP TGT है इसमें प्रश्न अक्सर देखा गया है कि रिपीटेड क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात, इसकी भाषा शैली आसान होती है। TGT, PGT, DSSB की उसके KVS, NVS और DSSB की तुलना में इसका पेपर थोड़ा सा इजी होता है और उतना मॉडर्नाइज पेपर नहीं होता। उतने करंट नहीं पूछे जाते। बस स्पोर्ट्स से, ओलंपिक से, एशियन गेम से, इन्हीं से थोड़े प्रश्न करंट के होते हैं। शेष रिसर्च के क्वेश्चंस इसमें नहीं आते UP में। और NVS KVS में अक्सर देखा गया कुछ रिसर्च के प्रश्न भी आ जाते हैं, कुछ आधुनिक और भी जो शोध चल रहे होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा टफ लगता है लोगों को। जी, ये बताएं कि जैसे फिजिकल एजुकेशन के बारे में थोड़ा जहाँ तक हमको नॉलेज है, हमने भी एक समय में BPED किया था, तो हमको पता है कि उसके जो पार्ट होते हैं उसमें एक मेजर पार्ट आपका एनाटॉमी होता है, उसके बाद एक पार्ट होता है आपका मेजरमेंट होता है, एक पार्ट साइकोलॉजी का भी होता है और एक पार्ट होता है, बहुत सारे पार्ट हैं सर। हाँ, लेकिन जो मेजर पार्ट हैं, मेजर पार्ट यही 3 होते हैं। तो आपने एनाटॉमी की तैयारी कैसी की आपने? एनाटॉमी की भी तैयारी किया, एक एक चैप्टर जो भी बोर्ड ने हमको सिलेबस दिया था उसके अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा गया है। दूसरी बात, मनोविज्ञान की जहाँ तक बात है, मनोविज्ञान का भी एक अच्छा क्वेश्चन उठता है। मनोविज्ञान की भी तैयारी पॉइंट टू पॉइंट ही करना उचित है। इसके बाद फिर आप उपचार, निदान, चोट, रोग, इन सब से प्रश्न देखेंगे। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आपके डिजीज़ से आ जाते हैं, चोट से आ जाते हैं, उपचार से आ जाते हैं। ये सारे कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पाना थोड़ा सा आसान हो जाता है, तैयारी कर पानी थोड़ी सी आसान हो जाती है। रही बात टूर्नामेंट है, टूर्नामेंट भी एक अहम पोर्शन है जिसमें से 3 से 4 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आएंगे और टूर्नामेंट की भी तैयारी करने से आपको सारे एग्ज़ाम्स में उसके लिए रिलीफ मिलता है, सारे एग्ज़ाम्स से उसमें से प्रश्न आते हैं और ये सब सॉलिड क्वेश्चंस है जिसको तैयार करके कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक बहुत भ्रांति है, नए लड़के जो तैयारी करना चाह रहे हैं, नए पेरेंट्स, उनके वे सोचते हैं कि हम करंट को बहुत तैयार करेंगे, जैसे करंट को जितने डाटा है उसको तैयार कर लेंगे, रट लेंगे, क्योंकि इसमें सिलेबस को लेकर उनके बीच में बहुत भ्रम रहता है। जबकि मैंने देखा है पेपर में करंट का बहुत रोल नहीं होता है, एक आध क्वेश्चन भले आ जाते हैं। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये करंट से बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, बस करंट को लेकर बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं, करंट को लेकर अपडेट रहने की ज़रूरत है। अगर वाकई में फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनने की मंशा है किसी विद्यार्थी की, तो जाहिर सी बात है उसका खेल के प्रति कुछ तो रुझान होगा ही, और खेल के प्रति रुझान ही व्यक्ति को खेल के प्रति आकर्षित करता है और खेल से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारियाँ, नए टूर्नामेंट्स, नए गेम्स या ऐसा कुछ भी जो भी नया घटनाक्रम खेल से संबंधित चलता रहता है, उसको लेकर एक जो खिलाड़ी है वो अपने आप अवेयर रहता है। उसको लेकर विशेष फोकस देने की ज़रूरत नहीं, विशेष फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं जिसको आपको बस पढ़ते रहना चाहिए रोज़, उस पर ही पूरा समय देने की ज़रूरत नहीं है। मेज़रमेंट की तैयारी कैसे किया था? हाँ, मेज़रमेंट तो थोड़ा सा टफ पोर्शन माना जाता है, क्योंकि मेज़रमेंट डाटाबेस, जितने भी डेटाबेस क्वेश्चंस होते हैं, जो फैक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, वो थोड़े से टफ क्वेश्चंस में आते हैं। बट ये है कि अगर आप ड्राइंग करें मेज़रमेंट की, रोज़ एक रफ पे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या जो भी मैदान है, आप 1 मैदान 2 मैदान दिमाग में रखें और उसको कम से कम हफ्ते में 2 से 3 बार 4 बार एक रफ कॉपी पे ड्रा करें उसके मेज़रमेंट को लिखकर। इससे मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी से डेटा आपके दिमाग में आ जाता है और बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप रोज़ एक बना लीजिए स्कीम अपना कि हम आज 2 ग्राउंड 3 ग्राउंड तैयार करेंगे और उसको रफ कॉपी पर खींचिए और उसके जो है पूरे मेज़रमेंट को लिखते रहिए। आप तो पांडे जी प्लेयर भी रहे हैं, लेकिन हम देखे हैं जितने सिलेक्शन होते हैं
मोस्टली 80% लोग प्लेयर नहीं होते हैं। ये कमीशन का भी एक है, कुछ ऐसा वेरिएशन ज़रूर रहना चाहिए कि जो फिजिकल इंस्ट्रक्टर हो कम से कम उसको व्यवहारिक ज्ञान होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर कोई साइंस ग्रुप बीटेक किया, बीपीएड कर लिया, उसके बाद सेलेक्ट हो गया, बन गया फिजिकल इंस्ट्रक्टर। आप ही बीएससी एजी, चलिए आप तो प्लेयर भी रहे हैं, आप पर भी प्रश्न में उठाऊंगा, आप बीएससी एजी किए हैं, उसके बाद आपने बीपीएड किया, लेकिन थोड़ा सा गनीमत ये है कि आप प्लेयर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक सिस्टम ऐसा बना दिया है कमीशन ने कि फिजिकल इंस्ट्रक्टर जो एक हमारे मित्र हैं वो इस समय कवि हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे शाम को कॉल आएगी, हम उनका नाम इसलिए नहीं लेंगे कि मतलब वो हिंदी के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, पीएचडी होल्डर हैं, बीपीएड किए, पढ़ने में तेज़ थे, उन्होंने मेहनत की, 3 महीना फिजिकल इंस्ट्रक्टर हो गए और गली गली और चौराहे कभी सम्मेलन अपना जो है उसी में व्यस्त रहते हैं। और स्कूल में भी संजोग से 2 साल में उनका प्रमोशन भी हो गया, 4 साल बाद प्रमोशन हो गया, वो हिंदी के लेक्चरर बन गए। कमीशन की सबसे बड़ी ये है, हम तो कहते हैं दुर्भाग्य कहा जाएगा, कि वो अपना ऐसा सिस्टम बनाया कि भैया बीपीएड किए हो, फार्म आप डाल दीजिए। तो कम से कम एक ऐसी व्यवस्था बनना चाहिए कि हाई स्कूल के बाद कम से कम वो क्लियर हो, वो एक व्यवहारिक नॉलेज हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी आपने रिसेंट में ही देखा होगा, पिछले विगत हमें लगता है 4-5 साल से ऐसी व्यवस्था यूनिवर्सिटीज़ ने बना दिया है कि बीपीएड अब वही कर पाएगा जो खिलाड़ी हो। जी जी जी। या फिर बीपीई हो। तो इस पर शायद हमें लगता है कि यूनिवर्सिटीज़ का और सरकार का ध्यान गया होगा, तभी ऐसी बातें आप सामने नहीं आने को मिल रही हैं। अब तो यूनिवर्सिटीज़, हर यूनिवर्सिटी चाहती है जो बीपीएड करे वह या तो बीपीई हो या फिर खिलाड़ी हो। जी। पहले ऐसा हुआ करता था कि आप प्लेयर रहो ना रहो, आप बीपीएड कर सकते हो, सिंपल ग्रेजुएट रहो किसी भी सब्जेक्ट में, आप बीपीएड कर सकते हो। बट अब जो यूनिवर्सिटीज़ अपने रूल रेगुलेशंस में लाई हैं, वह मेरी जानकारी में यही है कि अब आपको खिलाड़ी रहना अनिवार्य है, और इसके साथ साथ या फिर आप बीपीई रहें तो आप बीपीएड कर सकते हैं। अच्छा, रही बात और लोगों की, पुराने लोगों की, तो अभी तक जो मेरे नॉलेज में कुछ दिन पहले चर्चा आयोग की चल रही थी, वह पेपर के माध्यम से हमने जानकारी हुआ कि आयोग भी अब चाह रहा है कि जिस सब्जेक्ट में कोई व्यक्ति टीजीटी हो, उसी सब्जेक्ट में उसको पीजीटी में प्रमोशन करने की बात आ रही है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर अन्य विषय का टीजीटी दूसरे विषय में पीजीटी में प्रमोशन नहीं पा पाएगा, और इससे फिर शिक्षा की गुणवत्ता थोड़ी सी और अच्छी नहीं, एक चीज़ और है, जैसे बीपीएड से टीजीटी में जाते हैं, लेकिन एक विषय दिक्कत ये भी आ जाएगी कि जैसे आज तो प्रमोशन जो ले रहे हैं माध्यमिक कॉलेजों में, कि आपने एमए किसी सब्जेक्ट से कर लिया, जी, आपने इंग्लिश से एमए कर लिया, या आपने हिंदी से एमए कर लिया, संस्कृत से एमए किया, तो आप प्रमोशन ले सकते हैं। लेकिन एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए, स्पेशली फिजिकल एजुकेशन के जो हैं, कि उनको 4 ईयर बाद, जैसे सबके लिए चयन वेतनमान लगता है 10 साल बाद, या प्रमोशन 4 साल बाद होता है, ये 4-5 साल बाद ये ऑटोमेटिक इनको लेक्चरर मिल जाना चाहिए। इनको क्या ऐसा होना चाहिए? हाँ, आप देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में जितने भी एडेड कॉलेजेस हैं, उनमें बहुत सारे मतलब अधिकायत ऐसे ही कॉलेज हैं जिनमें पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट नहीं है। जबकि पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो इंटर कॉलेज है और इंटर की वहाँ पढ़ाई हो रही है। टीजीटी लेवल पर फिजिकल एजुकेशन के टीचर की वैकेंसी है, पीजीटी लेवल पर उसकी कोई वैकेंसी नहीं है। और जो टीजीटी फिजिकल एजुकेशन है, उसी को चाहे प्रधानाचार्य के कहने की वजह से या अपना कर्तव्य समझकर उसी को इंटरमीडिएट में भी फिजिकल एजुकेशन पढ़ाना पड़ता है। और अगर वह डिज़र्व कर रहा है कि वो इंटरमीडिएट को फिजिकल एजुकेशन पढ़ा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसको अपने आप प्रवक्ता पदनाम मिल जाना चाहिए, और प्रवक्ता पदनाम के सारे सुविधाएं उसके साथ जुड़ जानी चाहिए। प्रवक्ता पदनाम, सारी सुविधाएं, साथ में वेतन भी उसको, हाँ, वेतन उसको मिल जाना चाहिए। नहीं तो ये विसंगति आ रही है कि उसको बेचारे को, भाई लेक्चरर कौन नहीं बनना चाहता आज के समय नहीं, पढ़ा तो वो रहा ही है ना, इंटरमीडिएट को पढ़ा तो रहा ही है भाई। हाई स्कूल लेवल पर सिलेक्शन होने के बाद चूंकि कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन की कोई जगह नहीं है पीजीटी में, इसलिए उसी को पढ़ाना पड़ रहा है। तो जो काम वो कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसको लाभ मिलना चाहिए, उसका लाभ उसको मिलना चाहिए। जी 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 जी। अच्छा, एक चीज़, दूसरी चीज़ फिजिकल एजुकेशन में एक ये भ्रांति है कि लोगों को कोचिंग के बगैर आप नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं, या कोचिंग का रोल क्या रहा है आपकी लाइफ में, इसको भी ज़रा खुलासा। सर, कोचिंग की ज़रूरत सिर्फ उनको पड़ती है जिनको ये नहीं पता कि किस ट्रैक पे चलना है। और बहुत सारे कोचिंग्स तो आजकल ट्रैक को भटका भी रहे हैं, वो पढ़ाते कुछ और हैं, एग्ज़ाम में जैसे मैंने अभी पहले जिक्र किया, पढ़ा कुछ और रहे हैं बट पूछा कुछ और जा रहा है। और बहुत मायने नहीं रखता टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए कोचिंग। आप अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप अगर बारीक निगाहों से पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप सिलेबस को देखते हुए, पुराने पेपर्स के पैटर्न को देखते हुए पढ़ाई कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि कहीं कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है।
कहीं पैसा बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मॉक टेस्ट का क्या रोल है? मॉक टेस्ट का क्या मॉक रोल है? टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। मॉक टेस्ट सर मैंने देखा है अपने ज़िंदगी में परीक्षाएं जितनी भी दिया उसमें, कि बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न तो सिर्फ इस वजह से गलत हो जाते हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाते, पढ़ नहीं पाते। और ना आता हुआ क्वेश्चन जब गलत होता है तो उतना कष्ट नहीं होता जब आता हुआ क्वेश्चन गलत होता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने क्वेश्चन पढ़ा नहीं। जी जी जी। जो मॉक टेस्ट होते हैं या जो इस तरीके के मॉडल पेपर सॉल्विंग होती है, इससे सिर्फ हमको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का आदत बन जाता है, जिससे विद इन टाइम हम अच्छे से पेपर को सॉल्व कर पाते हैं, अच्छे से पढ़ के सॉल्व कर पाते हैं। और मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना है तो एक मॉक टेस्ट आप कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट रोज़ करिए और विद इन टाइम उसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, फुल एक्यूरेसी के साथ सर। जी सर। अच्छा, लास्ट में हम 2-3 क्वेश्चन बहुत शार्ट में जानेंगे। एनाटॉमी के लिए कौन बुक्स आपने फॉलो किया? सर एनाटॉमी के लिए तो मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ा है और एनाटॉमी के लिए हमने और कोई विशेष ऐसी अलग से किताब नहीं पढ़ी। एनसीईआरटी सफिशिएंट है, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा है। मेजरमेंट के लिए क्या फॉलो किया आपने? हाँ, अब मेज़रमेंट के लिए भी सरस्वती प्रकाशन की कुछ बुक हैं, या फिर आप मेज़रमेंट के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। जैसे खेल से संबंधित बहुत सारे वो आते हैं, मैगजीन्स आती हैं, उसको आप ले सकते हो। या पर्टिकुलर कोई गेम आप तैयार कर रहे हो, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उसके नए मेजरमेंट क्या हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा गेम नहीं है सर, 10-15 गेम ही पढ़ना है, उसके आप ऑफिशियल वेबसाइट से उसको आप नोट करके और पढ़ सकते हो। अच्छा, एक हो गया। दूसरा साइकोलॉजी के लिए आपने क्या किया था? क्वेश्चन आज इस समय बढ़ रहे हैं साइकोलॉजी? हाँ, साइकोलॉजी के क्वेश्चंस तो बढ़ रहे हैं। हमने ओल्ड पेपर तैयार किया, कुछ साइकोलॉजी की और सारे मटेरियल हमने खुद से नोट्स बनाए, उसको पढ़े। और कुछ और भी किताबों का रोल रहा है। किताबों का नाम बहुत उचित नहीं है लेना ऐसे ही, बट कुछ किताबें ऐसी रही हैं जिसको अच्छा, क्यों उचित नहीं है? बस यूं ही पब्लिसिटी किसी का क्या करना। चलो ठीक है। बहुत पब्लिसिटी किसी का क्या करना। देखिए, कुछ परेशान होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सब मॉक टेस्ट और मार्केट में जितनी किताबें हैं उसको बताया, जो बेस बुक पे ज़्यादा ध्यान आदमी को देना चाहिए, बहुत फोकस में न रहिए। एनसीईआरटी और कम से कम जो आपका सब्जेक्ट है, आपका फिजिकल इंस्ट्रक्टर, इसमें जो डाटा होता है वो एकदम ठीक ठाक होता है। बिल्कुल, इसलिए इसका ध्यान देना चाहिए। ढेर सारी शुभकामना पांडे जी, आपने समय दिया। एक अंतिम मैसेज दे दीजिए आप बच्चों को। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, अभी वैकेंसी आई थी, उसका फॉर्म डाले हुए हैं, एग्ज़ाम होने वाला है उसका, बहुत जल्दी एग्ज़ाम होगा और मेरी यही शुभकामना है। सब लोग बस लग जाइए और यह सोच के लग जाइए कि अब की बार हमें एक सीट अपना लेना ही लेना है। बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। शेष सभी दर्शकों को धन्यवाद मेरी तरफ से। ढेर सारी शुभकामना। देखते रहिए।